Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Earthquake Waves of Class 11th Geography chapter number 3. So last वीडियो में हमने देखा था कि अर्थ जो है वो क्यों शेक करती है आखिरकार. तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से जो क्रैक है, जो क्रस्ट में फॉल्ट होता है, उसकी वजह से रॉक्स जो है वो मूव करती हैं. जब रॉक्स मूव करती हैं, रॉक्स में मूवमेंट आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ में शेकिंग होती है. अर्थ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपन होता है. तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. अब बात करेंगे अर्थक्वेक वेव्स की डिटेल में कि ये चीज़ तो हमने देख ली कि जब क्रस्ट में मूवमेंट आती है, जब जो रॉक ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के अलोंग मूव करते हैं, कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जो कि चारों डायरेक्शन में, जो कि हर डायरेक्शन में मूव करती हैं. बट ये वेव्स क्या हैं, किस तरीके की ये वेव्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं इन वेव्स के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. All natural earthquakes take place in the lithosphere. जितने भी natural earthquake होते हैं वो lithosphere में होते हैं. You will learn about different layers of the earth later in this chapter. It is sufficient to note here that lithosphere refers to the portion of depth of up to 200 km from the surface of earth. अभी चैप्टर में आगे हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बस इतना जानो कि लिथोस्फेयर का मतलब अर्थ में 200 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर. वैसे जैसे यहाँ पे ये अर्थ का एक ब्लॉक मान लो, ये अर्थ का एक ब्लॉक है. अब इसमें क्रस्ट होगा, देन नीचे मेंटल होगा. ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, एंड फिर मेंटल के भी नीचे क्या होगा, कोर होगा. ठीक है, इसको कोर. अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा एरिया है, क्रस्ट जो है वो लगभग कुछ 100 किलोमीटर का होता है लगभग. बट लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर में मेंटल का भी कुछ हिस्सा आता है. ये चीज खैर आप डिटेल में पढ़ोगे, बट मैंने अभी आपको बता ही दी कि जो लिथोस्फेयर है उसमें पूरा क्रस्ट, होल ऑफ द क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, मेंटल का कुछ ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा मिला के हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर. ठीक है. एंड लिथोस्फेयर जो है वो क्या, ये पूरा सॉलिड पार्ट रहता है. मेंटल का कुछ, अपर मेंटल जो है वो कुछ सॉलिड पार्ट का रहता है. एंड ये जो डेप्थ है वो 200 किलोमीटर तक की रहती है. तो अर्थ के नीचे आप 200 किलोमीटर तक खोदोगे तो वो पूरा क्या है, लिथोस्फेयर है. अब जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स आते हैं वो इस लिथोस्फेयर में ही आते हैं. An instrument called seismograph records the waves reaching the surface. अब हमें इन वेव्स के बारे में पता कैसे चलता है. तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, सेस्मोग्राफ जिसे कहते हैं. ये सेस्मोग्राफ क्या करता है, जैसे ही अर्थक्वेक आता है एंड अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स निकलती हैं उन वेव्स को सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है. जैसे ही वेव्स अर्थ के सरफेस पे रीच करती हैं, देखो जितनी भी वेव्स अभी हम पढ़ेंगे सारी की सारी सरफेस पे आएंगी. जो लहरें हैं, जो वो वेव्स निकलती हैं, हमने देखा चारों तरफ ऐसे मूव करती हैं, वो अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं. जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो वो फोकस से निकल के अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं. तो हमने पढ़ा था ना कि सरफेस पे जो पॉइंट है, जो फोकस से जस्ट ऊपर है सरफेस पे, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर. तो सारी जो वेव्स है वो सरफेस तक पहुंचेगी. एंड जैसे ही सरफेस पे वेव्स आएंगी तो ये सेस्मोग्राफ उन्हें रिकॉर्ड कर लेगा. सेस्मोग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का सेस्मोग्राफ दिखता है. इसमें आपको इस तरीके से पेन जो है वो लटका हुआ दिख रहा है. एंड ये जो पेन है ये क्या करता है, ये नीचे एक रोलर रहता है. ठीक है, इस तरीके से पेपर चार्ट रहता है जिसपे कि ये जो पेन है वो ग्राफ बनाता जाता है. जैसे ही भूकंप आएगा तो अर्थ शेक करेगी और ये जो पेन है वो भी शेक करेगा. एंड जैसे ही पेन शेक करेगा तो वो, इसकी जो पूरी शेकिंग है वो जैसे जैसे हिलेगा वो इस चार्ट पे, इस पेपर पे आ जाएगा. एंड फिर उसके बाद इस पे से डेटा जो है वो लेके कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा. जैसे ये जो पेपर चार्ट पे आया तो इस डेटा को फिर कंप्यूटर में डाल के एनालाइज किया जाएगा. तो ये बहुत ही मतलब बेसिक सा सेस्मोग्राफ है. खैर अब तो और एडवांस्ड चीजें जो है आ चुकी हैं, बट आप आइडिया लगा सकते हो कि कुछ इस तरीके से सेस्मोग्राफ जो है वो इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है. A curve of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1. तो यहाँ पे कर्व दे रखा है. कर्व मतलब ग्राफ को कर्व कह सकते हो आप. तो जो ग्राफ है, जो कर्व है वो यहाँ पे दिया हुआ है. एंड मतलब इसमें रीडिंग आप देख सकते हो कि किस तरीके से सेस्मोग्राफ ने रीडिंग की है वेव्स की. अब आपको यहाँ पे 3 सेट ऑफ वेव्स दिख रहा होगा एंड नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे पहले आपको कुछ वेव्स दिखेंगी, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी और वेव्स दिख रही हैं, एंड उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद और वेव्स दिख रही हैं. तो गैप है
ये बीच में ये जो चीज है ये गैप है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिखाया है कि टाइम कितना है, एंड वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है कि कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे जैसे टाइम देखेंगे कि इतने बजे भूकंप आया है ना, इस तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे टाइम है कि यहाँ पे से जो भूकंप है वो आया, वेव्स रिकॉर्ड हुई, उसके थोड़ी देर बाद दूसरी वेव्स आई, और उसके थोड़ी देर बाद तीसरे तरीके की वेव्स आई। तो पहली जो वेव्स आई उन्हें पी वेव्स कहते हैं, देन एस वेव्स आती हैं, उसके बाद लास्ट में सरफेस वेव्स आती हैं, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, नोट दैट कर्व शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव पैटर्न्स। तो अभी हमने देखा कि जो कर्व है, जो फिगर 3.1 है, उसमें 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन दिए हुए हैं वेव्स के, एंड हर एक जो पैटर्न है, हर एक जो सेक्शन है उसमें वेव का पैटर्न अलग है। इसमें देखो ये थोड़ी सी ऊंची है, बीच वाली जो है वो थोड़ी छोटी है, एंड लास्ट में जो सरफेस वेव आई है वो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा देर तक है। देखो उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, ये सरफेस वेव जो है वो चौड़ाई में ज्यादा है। एस वेव जो एकदम छोटी सी है, उसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं और चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए आई है और मैग्नीट्यूड भी इसका कम है ना। तो मतलब 3 तरीके की वेव्स हमें देखने मिल रही हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप। तो अर्थक्वेक वेव्स जो है उनको हमने 2 टाइप में बांटा है, 2 तरीके के अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। पहली है बॉडी वेव्स एंड सेकंड है सरफेस वेव्स। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. तो body wave का मतलब क्या है, body waves जो हैं वो waves होती हैं जो कि focus से निकलती हैं। जैसे हमने जो डायग्राम देखा था यहाँ पे लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे जो वेव्स निकल रही हैं, ये जो वेव्स हैं जो फोकस से निकल रही हैं, ये क्या है, ये बॉडी वेव्स हैं, एंड ये सारी डायरेक्शन में मूव करके सरफेस तक पहुंचेंगी। तो ये बॉडी में ट्रेवल करती हैं, ये अर्थ की बॉडी में ट्रैवल कर रही हैं, एंड हैंस द नेम, और इसीलिए इनका नेम क्या है, बॉडी वेव्स है। द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। जब ये बॉडी वेव्स जो हैं वो बॉडी से ट्रैवल करके सरफेस तक पहुंचती हैं, तो उसके बाद ये सरफेस रॉक से इंटरैक्ट करती हैं, सरफेस रॉक से मिलती हैं, एंड एक नए सेट ऑफ रॉक्स को जन्म देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स। तो यहाँ पे देखो ये बॉडी, ये फोकस था, फोकस से जो वेव्स हैं वो निकली, एंड ये निकल के कहां तक पहुंचेंगी, सरफेस तक पहुंचेंगी। अब जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेंगी तो सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेंगी, और यहाँ पे अब ये रॉक्स में मूवमेंट लाएंगी, रॉक्स के साथ छेड़खानी करेंगी, एंड रॉक्स अब यहाँ पे नई सेट ऑफ वेव्स जनरेट होगा, जिसे हम सरफेस वेव्स बोलेंगे। सरफेस रॉक पे आके बॉडी वेव्स टकराएंगी, एंड उसके बाद सरफेस वेव्स में एक अलग तरीके की वाइब्रेशन, अलग तरीके की वेव्स जो हैं जनरेट होंगी, एंड इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सरफेस वेव्स। अगर मैं आपको ऐसे दूसरे तरीके से दिखाऊं, देखो जैसे ये अर्थ है, राइट, इसमें यहाँ पे फोकस था, अब फोकस से जो बॉडी वेव्स हैं वो निकलेंगी इस तरीके से, ठीक है, एंड जो बॉडी वेव्स है वो कुछ इस तरीके से, मतलब इस डायरेक्शन बता रही हूं मैं आपको, ऐसे डायरेक्शन में जा रही हैं वो, ठीक है। अब जैसे ही ये वेव्स जो हैं इस सरफेस पे पहुंचेंगी, यहाँ पे ये सरफेस पे पहुंचेंगी, तो यहाँ पे अब ये नई सेट ऑफ वेव्स जो है जनरेट करेंगी। नया सेट ऑफ वेव्स कैसे होगा, यहाँ पे जो सरफेस पे रॉक्स हैं उनसे ये इंटरेक्ट करेंगी, उनको जाके एक तरीके से धक्का लगाएंगे, एंड अब वेव्स कैसे चलेंगी, अब देखो, अब वेव्स जो हैं वो उनकी डायरेक्शन देखो, अब वो ऐसे चलेंगी, ठीक है, अब वो सरफेस पे मूव कर रही हैं। ये वाली जो वेव्स थी वो देखो इस तरीके से बॉडी में मूव कर रही हैं, एंड जैसे ये सरफेस पे पहुंचेंगी तो अब वेव्स इस तरीके से सिर्फ सरफेस पे वो मूव करेंगी। तो इसीलिए जो सेकंड वाली वेव्स हैं, बॉडी वेव्स, जब सरफेस रॉक से जाके टकराएंगे, नई तरीके की जो वेव्स जनरेट होंगी, उनको हम क्या कह रहे हैं, सरफेस वेव्स, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। These waves move along the surface. तो ये surface waves जो है वो surface के along move करती हैं. The velocity of waves changes as they travel through materials with different densities. अब ये जो waves है ना, इनकी velocity, इनकी speed जो है वो change करती है जैसे जैसे ये अलग अलग तरीके के density वाले material में move करती हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी अलग है। कहीं पे जो मटेरियल है, कहीं पे
अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा डेंस है, कहीं पे डेंसिटी कम है। तो जैसे जैसे ये जो वेव्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से ट्रेवल करेंगी, अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल से ट्रेवल करेंगी, वैसे वैसे इन वेव्स में चेंजेस आएंगे, इन वेव्स की स्पीड में चेंज आएगा। ठीक है, द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी। जितना ज्यादा डेंस होगा मटेरियल उतनी ज्यादा तेज होगी वेलोसिटी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। जैसे यहाँ पे देखो आप, डेंसिटी में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कोई जो मटेरियल है वो डेंस है, उसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास है। अब मान लो ये जो कलरफुल कलर्स हैं उनसे मैंने पार्टिकल्स को शो किया है, एंड अब मैं ब्लैक कलर से वेव शो करूंगी कि ये जो सेस्मिक वेव्स हैं वो आ रही हैं। तो जब वेव आएगी वो इन पार्टिकल्स पे ही ट्रेवल करेगी, वो पार्टिकल पे एक तरीके से पैर रख रख के आगे बढ़ेगी, आप ऐसा समझ सकते हो। वो पार्टिकल्स को पुश करेगी, पार्टिकल्स के जरिए वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, एंड जितने ज्यादा पार्टिकल्स पास में होंगे उतनी तेजी से ये आगे बढ़ती जाएगी। उतना मतलब उसको, जैसे ये वेव उठी और नीचे आना है, उसे कुछ पैर रखने के लिए चाहिए, उसको यहाँ पे तुरंत बहुत ही पास में पार्टिकल मिल गया तो वो जल्दी से इस पे पैर रख लेगी, आगे बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी होगा। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितने पार्टिकल ज्यादा पास होंगे उतनी तेजी से ये वेव आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो, मान लो पार्टिकल्स दूर है मतलब डेंसिटी कम है। इसका मतलब इस वेव को चलने में बहुत टाइम लगेगा। पहले वो एकदम यहाँ पे पहुंचेगी, उसको यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, फिर ये जो पार्टिकल है इससे वो दूसरे पार्टिकल पे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करके क्या होगा कि ये जो लेस डेंसर मटेरियल है उसमें वेव को चलने में टाइम लगेगा, उसमें वेव जो है वो धीरे धीरे ट्रेवल करेगी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मटेरियल की उतनी ज्यादा स्पीड होगी वेव्स की, एंड जितनी कम डेंसिटी होगी मटेरियल की उतनी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो स्लो होगी। Their direction also changes as they reflect or refract when coming across materials with different densities. अब velocity के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी इन वेव्स की। जैसे जैसे अलग अलग डेंसिटी की मटेरियल से ये इंटरेक्ट करेंगी, उनसे होकर गुजरेंगी, वैसे वैसे इन वेव्स की स्पीड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। कभी कभी ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, कभी ये रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। आपने बचपन में क्लास साइंस की बुक में रिफ्लेक्शन तो पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, मतलब सॉलिड है ये एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब ऊपर से यहां से कोई वेव आई, कोई चीज आई, ठीक है, वेव आई। अब ये जो है इससे टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, टकरा के वापस चली गई, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट होना। तो कभी कभी ऐसा भी मटेरियल आएगा, कुछ ऐसी डेंसिटी का मटेरियल होगा जिससे कि ये वेव्स जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाएंगे और उससे टकरा के वापस मुड़ जाएंगी, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। एंड कभी कभी क्या होगा कि डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो मटेरियल है उसके अंदर वेव्स एंटर कर सकती हैं, बट एक रिफ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे जैसे ही वो इस अलग डेंसिटी के मटेरियल में एंटर करेगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे वो इस तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे होनी कैसे चाहिए थी, अगर सीधे आर पार होनी थी तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में जानी थी, बट वो इस डायरेक्शन में नहीं गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि ये जो मटेरियल है, ये जो पूरा मटेरियल है ये अलग डेंसिटी का है। ठीक है, जैसे आपने बचपन में गेम खेला होगा, जो बाल्टी होती है, बाल्टी में ग्लास रख देते हैं और उस ग्लास में आपको सिक्का डालना होता है, तो वो सिक्का कभी भी सही जगह पे नहीं जाता, क्योंकि जो ग्लास है ना वो आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन से हटके दिख रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब बेसिकली जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी अलग होती है, एंड इस डेंसिटी अलग होने के कारण ये जो वेव्स हैं वो जैसे ही अलग अलग डेंसिटी में एंटर करती हैं वैसे इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। किसी मटेरियल में जाके इतना रिफ्रैक्ट कर जाएगी, हो सकता है कोई मटेरियल ऐसा हो जो इतना ज्यादा डेंस ना हो और उसमें रिफ्रैक्शन जो है इतनी ना हो। ठीक है, उसमें मान लो ये मटेरियल है एंड यहाँ पे वो आई वेव और यहाँ से बस इतना सा रिफ्लेक्ट की, बहुत ज्यादा नहीं, जो रिफ्लेक्शन है वो कम हुआ, मतलब रिफ्रैक्शन इतना सा रिफ्रैक्शन हुआ, बहुत कम। तो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, राइट। सो अभी तक हमने देखा कि जो सेस्मिक वेव्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो होती हैं जो कि अर्थ के
बॉडी में ट्रैवल करती हैं, जो कि फोकस से निकलती हैं और वो अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करके सरफेस तक पहुंचती हैं। जब बॉडी वेव सरफेस तक पहुंचती हैं तो वहां पे वो सरफेस रॉक से इंटरेक्ट करती हैं एंड फिर नई तरीके की जो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं, जिन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। अभी जो बॉडी वेव्स है ना, इनके आगे दो और टाइप हैं। पहला है पी वेव एंड दूसरा है एस वेव्स। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव्स जो हैं वो सबसे तेज होती हैं एंड ये सबसे पहली रेज होती हैं जो कि सरफेस पे पहुंचती हैं। जैसे आप इस ग्राफ में देखोगे, सबसे पहले आपको कौन सी वेव दिख रही है? पी वेव। तो पी वेव जो है वो सबसे तेज होती है और सबसे पहले ग्राफ में आपको पी वेव दिखेगी। पी वेव के बाद जो है सरफेस वेव, पी वेव के बाद जो एस वेव है वो पहुंचेगी। तो पी वेव को हम क्या कहते हैं? पी वेव, इसका नाम कैसे पड़ा है? एक्चुअली इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। तो पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। तो these are also called primary waves. The P waves are similar to the sound waves. P waves जो है वो sound waves के जैसी हैं. They travel through gaseous, liquid and solid materials. तो P wave जो हैं वो गैस से भी ट्रैवल करती हैं, वो लिक्विड से भी ट्रैवल करती हैं एंड सॉलिड मटेरियल से भी ट्रैवल करती हैं। मतलब P wave जो है वो तीनों तरीके के मटेरियल में ट्रैवल कर सकता है, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। S waves arrive at the surface with some time lag. एस वेव जो है वो पी वेव के पीछे पीछे चलती हैं। सबसे पहले सरफेस पे कौन पहुंचता है? पी वेव। पी वेव के थोड़ी देर बाद एस वेव पहुंचती हैं। थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा टाइम गैप होता है, लैग होता है एंड उसके बाद एस वेव्स जो हैं वो सरफेस तक पहुंचती हैं। जैसे आप इसमें देखोगे ग्राफ में, ये पी वेव्स थी एंड थोड़े टाइम बाद, ये जो थोड़ा टाइम लगा है, इसके बाद आपको एस वेव्स देखने मिल रही हैं। तो सबसे पहले पी वेव पहुंचेगी, सेकंड नंबर पे एस वेव पहुंचेगी थोड़े टाइम बाद। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। तो एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव्स। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। अब एस वेव की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एस वेव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल करती हैं। मतलब अगर एस वेव के आगे गैस आ जाए या लिक्विड आ जाए तो एस वेव्स उसमें अंदर घुसेगी नहीं, उसमें अंदर नहीं जा पाएगी। एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल करती है। याद करने के लिए कैसे कर सकते हो? जैसे पी वेव एंड एस वेव में से कौन सी ऐसी वेव है जो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है? तो आप ऐसे याद रखो, एस फॉर सेकेंडरी वेव एंड एस फॉर सॉलिड। तो जो एस वेव्स हैं वो सॉलिड से ट्रैवल करती हैं एंड पी वेव जो है वो सबसे ट्रैवल करती है। ठीक है, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये जो एस वेव का कैरेक्टरिस्टिक है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट को अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ आया। रिफ्लेक्शन causes waves to rebound whereas refraction makes wave move in different direction. तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेव्स रिबाउंड कर जाती है, मतलब वो ऐसे लौट जाती हैं। अगर वेव यहाँ से आ रही है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वो टकरा के लौट जाएगी। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो मटेरियल के अंदर तो घुसेगी बट सीधी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लो वो ऐसे सीधी जाती बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। So the variation in the direction of waves are inferred with the help of their record on seismograph. तो ये जो वेरिएशन हो रही है सेस्मोग्राफ में, पता चलता है कि किस तरीके से वेव जो है आ रही है, कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, कहाँ पे वो ट्रेवल कर रही है, कहाँ पे नहीं ट्रेवल कर रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। इन सारी चीजों से पता चल जाता है कि जो वेव्स हैं वो किस किस तरीके के मटेरियल से ट्रेवल होके आ रही हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो इन वेव्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वेव कैसे आ रही है, कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जैसे ही साइंटिस्ट को पता चलेगा कि वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एस वेव है और ये रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब पक्का बीच में कोई लिक्विड सकती है जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो अलग डेंसिटी का है। पता चल जाएगा कि सॉलिड जो है वो नहीं है नीचे। एस वेव जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करेगी। तो जब एस वेव ट्रैवल करना बंद कर देगी तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि सॉलिड खत्म हो गया है, उसके बाद लिक्विड शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो एस वेव्स एंड पी वेव्स हैं ये समझने में मदद करती है। सो द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सेस्मोग्राफ। अब हमें ये तो समझ आ गया कि बॉडी वेव्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव सबसे पहले सेस्मोग्राफ पे पहुंचती हैं, सबसे पहले सेस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं, सरफेस तक पहुंचती हैं। एस वेव जो है वो पी वेव के बाद आती है।
तो एस वेव जो है वो सेकंड होती हैं, जो कि सरफेस तक पहुंचती हैं एंड सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं। एंड इसके बाद आती है सरफेस वेव्स, क्योंकि देखो पी वेव एंड एस वेव जब सरफेस पे जाएंगी तभी तो सरफेस वेव आएगा, तो पी वेव एंड एस वेव के बाद आती हैं सरफेस वेव। सो दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। जो सरफेस वेव्स है ना, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, ये ज्यादा तबाही लाती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। जो सरफेस वेव्स हैं उसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स डिस्प्लेस होती हैं, रॉक्स जो है वो ऊपर नीचे होती हैं, उनमें मूवमेंट होती है एंड इसकी वजह से स्ट्रक्चर्स जो है वो कोलैप्स होती हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, ये आपका सरफेस है मान लो, एंड इसके नीचे ये पूरा लिथोस्फेयर ही है, बट लिथोस्फेयर में भी मैंने ऊपर एक सरफेस बना दिया, ठीक है, जैसे बॉडी वेव एंड सरफेस वेव जैसे हम कह रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कहीं पे भूकंप आया, मतलब फोकस ये है, यहां से वेव्स ऐसे ट्रेवल करी। ये वेव क्या है, ये बॉडी वेव है। अब ये बॉडी वेव जो है ऊपर ये सरफेस रॉक से जाके टकराएंगी। ये क्या है, ये सरफेस रॉक है। अब जैसे ही ये सरफेस रॉक से टकराएंगी तो क्या होगा, नई सेट ऑफ वेव्स जो है वो बनेंगी एंड ये वेव क्या करेंगी, इस तरीके से मूव करेंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। एंड जैसे ही ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रॉक्स कैसे होंगी, ऊपर नीचे होंगी। रॉक्स जो हैं ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाएंगी, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। अब जब रॉक ऊपर नीचे होंगी वेव्स की वजह से, ये जो सरफेस वेव्स हैं इन्होंने रॉक को हिला दिया। पहले देखो, पहले रॉक्स एकदम सीधी लाइन में थी, यहाँ पे रॉक्स जो है वो एकदम सीधी लाइन में है, बट जैसे ही वेव आई तो वेव ने क्या किया, रॉक्स को ऊपर नीचे कर दिया। एंड यहाँ पे जो सरफेस है उस पे हमारे घर भी होते हैं, उस पे बिल्डिंग्स भी होती हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे लोगों के घर हैं। अब जैसे ही वेव ने क्या किया, इन सरफेस रॉक्स को उबड़ खाबड़ किया, इन पे इस तरीके से इनको ऊपर नीचे किया, इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर जो बिल्डिंग्स है वो भी हिलेंगी, वो गिर जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। जैसे ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी थी वो गिर जाएगी, वो डिमोलिश हो जाएगी, यहाँ पे बिल्डिंग के मलबा आ गया, ठीक है, जो पेड़ वेड़ है वो सब टूट जाएंगे, घर जो है वो टूट जाएंगे। तो जो सरफेस वेव्स हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाती हैं, क्योंकि हम सब कहाँ पे हैं, हमने जो भी घर वगैरह बनाए हुए हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम सरफेस पे रह रहे हैं। तो जैसे ही सरफेस की वेव्स, सरफेस की जो वेव्स है वो आएंगी और रॉक्स को ऊपर नीचे करेंगी, वैसे ही जो इनके ऊपर खड़े हुए बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, वो टूटने गिरने लगेंगे, उनमें डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा। तो सरफेस वेव जो हैं वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो आई होप कि आपको तीनों तरह की जो वेव्स है आपको समझ आ गई होंगी। आपको सबसे पहले बॉडी वेव एंड सरफेस वेव समझ आ गया। बॉडी वेव में जो पी वेव एस वेव है उनके बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पी वेव फास्ट होती है एंड पी वेव लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों से ट्रेवल करती है। सरफेस वेव जो है वो पी वेव एस वेव के बाद आती है, ठीक है, एंड ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अब क्लियर होंगी।